तो दोस्तों विंड रिवर करके एक बेहतरीन मूवी हमें देखने को मिली थी कुछ दिनों पहले, और आप में से किसी सब्सक्राइबर ने इस मूवी के लिए कमेंट किया था, तो मैं आपके लिए स्पेशली ये वीडियो लेकर आया हूँ। उस एक तरह से मूवी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, उसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दे, आगे मैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ। विंड रिवर 2017 की एक नवपश्चिमी अपराध फिल्म है जिसका लेखन और निर्देशन टेलर शेरिडन ने किया है। यह आधुनिक अमेरिकी पश्चिम पर टेलर शेरिडन की तीसरी फिल्म है। फिल्म में जेरेमी रेनर और एलिजाबेथ ओल्सन क्रमशः अमेरिकी मत्स्य एवं वन्यजीव सेवा ट्रैकर और FBI एजेंट की भूमिका, जो व्योमिंग के विंड रिवर इंडियन रिजर्वेशन में। गिल बर्मिंघम, जॉन बर्नथल और ग्राहम ग्रीन भी इसमें अभिनय करते हैं। टेलर शेरिडन ने कहा है कि उन्होंने यह फिल्म आरक्षण के अंदर और बाहर बड़ी संख्या में होने वाली आदिवासी महिलाओं के बलात्कार और हत्या के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए लिखी है। विंड रिवर का प्रीमियर 2017 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ और यह 4 अगस्त 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज हुई। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, जिसने $11 मिलियन के बजट में $45 मिलियन की कमाई की। इसे द वीनस्टीन कंपनी TWC द्वारा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था, लेकिन अक्टूबर 2017 में हार्वे वीनस्टीन पर यौन शोषण के कई आरोपों की रिपोर्टिंग के बाद घरेलू मीडिया के लिए फिल्म के वितरण अधिकार लायंसगेट द्वारा अधिग्रहित कर लिए गए। कथानक: विंड रिवर इंडियन रिजर्वेशन में सर्दियों के दौरान अमेरिकी मत्स्य एवं वन्यजीव सेवा एजेंट कोरी लैम्बर्ट को उत्तरी अरापाहो जनजाति की 18 वर्षीय नताली हैंसन का जमा हुआ शव मिलता है। FBI की विशेष एजेंट जेन बैनर संभावित हत्या की जांच के लिए पहुंचती है। बैनर को नताली के पिता मार्टिन से पता चलता है कि उनकी बेटी एक नए प्रेमी को डेट कर रही थी जिसका नाम उन्हें नहीं पता। नताली के शव परीक्षण में गंभीर चोट और बलात्कार के निशान दिखाई देते हैं और लैम्बर्ट के इस अनुमान की पुष्टि होती है कि नताली की मौत शून्य से नीचे के तापमान वाली हवा में सांस लेने से हुए फुफ्फुसीय रक्तस्राव से हुई थी। चिकित्सा परीक्षक ने मौत को हत्या मानने से इनकार कर दिया, इसलिए बैनर को अपने पर्यवेक्षकों से अतिरिक्त मदद नहीं मिल सकी। नताली के भाई चिप ने लैम्बर्ट को बताया कि नताली का प्रेमी मैट रेबर्न है, जो पास के एक तेल खनन स्थल पर सुरक्षा गार्ड है। लैम्बर्ट और बैनर जल्द ही बर्फ में मैट का नग्न, क्षतविक्षत शरीर पाते हैं। लैम्बर्ट बैनर को बताता है कि उसकी 16 वर्षीय बेटी एमिली की भी 3 साल पहले नताली की तरह ही मौत हो गई थी और मामला अभी तक अनसुलझा है। बैनर, आदिवासी पुलिस प्रमुख बेन शोयो और अन्य कानून प्रवर्तन अधिकारी ड्रिलिंग स्थल पर जाते हैं, जहां सुरक्षा पर्यवेक्षक कर्टिस और कई सुरक्षा गार्ड उनसे मिलते हैं। उनका दावा है कि मैट कुछ दिन पहले नताली से बहस के बाद वहां से चला गया था। एक गार्ड ने बताया कि उन्होंने नताली की लाश मिलने के बारे में सुना था और बैनर ने बताया कि नताली का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है। गार्डों का दावा है कि उन्हें पुलिस स्कैनर की निगरानी से यह पता चला। बैनर की टीम का एक सदस्य गार्डों को धीरे धीरे उन्हें घेरते हुए देखता है और अपना हथियार निकाल लेता है। यह टकराव जल्द ही एक सशस्त्र गतिरोध में बदल जाता है, जिसे बैनर शांत करता है। फ्लैशबैक में मैट के नशे में धुत सहकर्मी उसके ट्रेलर में घुस आते हैं जब वह नैटली के साथ बिस्तर पर होता है। मैट हिंसा के लिए उकसाया जाता है और बाकी गार्ड हमला जारी रखते हैं, जबकि एक गार्ड, पीट, नैटली का बलात्कार करता है। मैट को पीट-पीट कर मार डाला जाता है, लेकिन उसके पलटवार की कोशिश में नैटली भागने की कोशिश करती है और देश के दूसरे कोने से भागकर उस मोबाइल होम में पहुंच जाती है जहां उसका भाई रहता है। वर्तमान में लैम्बर्ट उन रास्तों का पता लगाता है जहां मैट की लाश मिली थी और ड्रिलिंग कैंप तक वापस जाता है। जैसे ही बैनर और बाकी लोग पीट के ट्रेलर के पास पहुंचते हैं, लैम्बर्ट शोयो को रेडियो पर चेतावनी देता है। पीट कर्टिस की इस छिपी हुई चेतावनी का जवाब दरवाजे से एक बंदूक चलाकर देता है, जिससे बैनर घायल हो जाता है।
इसके बाद गोलीबारी शुरू हो जाती है और शोयो और बाकी अधिकारी मारे जाते हैं। जैसे ही बाकी गार्ड बैनर को मारने की तैयारी करते हैं, लैम्बर्ट अपनी राइफल से 4 को मार गिराता है। घायल पीट पैदल भागता है, लेकिन लैम्बर्ट उसे पकड़ लेता है। गैनेट पीक पर लैम्बर्ट पीट को अपना गुनाह कबूल करने के लिए मजबूर करता है और फिर उसे नताली जैसा ही मौका देता है। नंगे पैर और हल्के कपड़े पहनकर दूर सड़क पर दौड़कर जिंदा रहने की कोशिश करना। पीट दौड़ता है, लेकिन ठंडी हवा से उसके फेफड़े जवाब दे देते हैं और वह जल्दी ही हार मान लेता है। लैम्बर्ट अस्पताल में बैनर से मिलता है और उसकी दृढ़ता की प्रशंसा करता है। वह मार्टिन से मिलता है और वे अपनी बेटियों की मौत पर दुख साझा करते हैं। एक शीर्षक कार्ड पर लिखा है, जबकि लापता व्यक्ति के आंकड़े हर अन्य जनसांख्यिकीय के लिए संकलित किए जाते हैं, मूल अमेरिकी महिलाओं के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। रालना, जेरेमी रेनर, अमेरिकी वन्यजीव एजेंट कोरी लैम्बर्ट, एलिजाबेथ ओल्सेन एफबीआई एजेंट जेन बैनर के रूप में, अधिकारी बेन शोयो के रूप में ग्राहम ग्रीन, केल्सी अस्बिले नताली हैंसन के रूप में, गिल बर्मिंघम मार्टिन हैंसन, जूलिया जोन्स विल्मा लैम्बर्ट के रूप में, चिप हैंसन के रूप में मार्टिन सेंसमियर, एल्थिया सैम एनी हैंसन के रूप में, केसी लैम्बर्ट के रूप में टीओ ब्रियोन्स, एपेस नाहक्वाट डैन क्रोहार्ट के रूप में, टैंटू कार्डिनल एलिस क्रोहार्ट, जॉन बर्नथल मैट रेबर्न के रूप में, जेम्स जॉर्डन पीट मिकेंस के रूप में, ह्यूग डिलन कर्टिस के रूप में, डिलन के रूप में मैथ्यू डेल नीग्रो, ब्लेक रॉबिन्स टिम के रूप में, ऑस्टिन ग्रांट कार्ल के रूप में, इयान बोहेन इवान के रूप में, एरिक लैंगडॉ, रैंडी व्हाइटहर्स्ट, टाइलर लाराका फ्रैंक वॉकर के रूप में, सैम लिटिलफेदर के रूप में जेराल्ड टोकला क्लिफोर्ड। उत्पादन टेलर शेरिडन के अनुसार उन्हें यह फिल्म लिखने की प्रेरणा इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने इसी तरह की हजारों वास्तविक कहानियों के बारे में सुना था, जिनमें यौन उत्पीड़न और या हत्या की शिकार होने वाली बड़ी संख्या में आदिवासी महिलाओं का जिक्र था। 6. उन्होंने इस समस्या के बारे में ज्यादा लोगों को जागरूक करने के लिए फिल्म लिखी और निर्देशित की। 7. यह फिल्म टेलर शेरिडन की आधुनिक अमेरिकी सीमांत त्रयी की तीसरी किस्त है। पहली 2015 में सिकारियो और उसके अगले साल हेल और हाई वाटर थी। 8. फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 12 मार्च 2016 को यूटा में शुरू हुई और 25 अप्रैल 2016 तक चली। 9. मुक्त करना निर्देशक के रूप में उनकी दूसरी और पटकथा लेखक के रूप में तीसरी फिल्म, विंड रिवर, जिसमें जेरेमी रेनर और एलिजाबेथ ओल्सेन ने अभिनय किया था, का प्रीमियर जनवरी 2017 में सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। फिल्म एक एफबीआई एजेंट, ओल्सेन, और एक अनुभवी गेम ट्रैकर, रेनर, द्वारा एक मूल अमेरिकी आरक्षण पर हुई हत्या की जांच की कहानी है। वाइंस्टीन कंपनी ने 2016 के कान फिल्म फेस्टिवल के दौरान वितरण अधिकार हासिल किए थे। 25, लेकिन सनडांस प्रीमियर से पहले फिल्म को छोड़ दिया। 26, हालांकि बाद में कंपनी ने इसे वितरित करने के लिए अपने सौदे को अंतिम रूप दिया। 27, विंड रिवर को एक संक्षिप्त सीमित रिलीज के बाद 18 अगस्त 2017 को संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यापक रूप से जारी किया गया था। 28, 15 सितंबर 2016 को डेडलाइन ने बताया कि टेलर शेरिडन को सोनी पिक्चर्स और एस्केप आर्टिस्ट्स ने मैथियास शोनेयर्ट्स की ड्रामा थ्रिलर फिल्म डिसऑर्डर के अमेरिकी रीमेक की पटकथा लिखने के लिए चुना था। डिसऑर्डर एलिस विनोकॉर द्वारा निर्देशित 2015 की एक फ्रांसीसी फिल्म थी। एस्केप आर्टिस्ट्स के टॉड ब्लैक, जेसन ब्लूमेंथल, स्टीव टिश और टोनी शॉ इस रीमेक का निर्माण करने वाले थे और डेविड ब्यूबेरे स्टूडियो के लिए इसकी देखरेख करने वाले थे। 30, जेम्स मैंगोल्ड इसका निर्देशन करने वाले थे। 2017 में टेलर शेरिडन ने केविन कॉस्टनर अभिनीत टेलीविजन श्रृंखला येलोस्टोन बनाई, जो 20 जून 2018 से शुरू होने वाले 5 सीजन के लिए पैरामाउंट नेटवर्क पर प्रसारित हुई।
31 स्पिन-ऑफ में पैरामाउंट प्लस पर 1883 और 1923 शामिल है। टेलर शेरिडन ने सिकारियो का सीक्वल लिखा, जिसका शीर्षक सिकारियो डे ऑफ द सोल्डेडो था, जिसे स्टेफानो सोलिमा ने निर्देशित किया और 2018 में रिलीज किया गया। 32 हाल ही में वायाकॉम CBS के साथ उनका समग्र सौदा नवीनीकृत हुआ। 33 मई 2019 में यह घोषणा की गई कि वार्नर ब्रदर्स पिक्चर्स और न्यू लाइन सिनेमा ने शेरिडन के निर्देशन में बनी फिल्म दोज हू विश मी डेड के वितरण अधिकार हासिल कर लिए है। 34 फिल्म का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिण कोरिया में 5 मई 2021 को सिनेमाघरों में डेब्यू हुआ। 35 संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे 14 मई 2021 को रिलीज किया गया। 36 येलोस्टोन फ्रेंचाइजी की सफलता के कारण टेलर शेरिडन ने बाद के टीवी प्रोडक्शंस टुल्सा किंग के साथ विस्तार किया है, जिसमें सिल्वेस्टर स्टेलोन ने अभिनय किया है, जिसे सीजन 4 के लिए नवीनीकृत किया गया है, और लैंडमैन में बिली बॉब थॉर्नटन ने अभिनय किया है। 37 38 23 जून 2025 को पॉलिन इंक डॉट, जो प्रसिद्ध प्रसारक पॉल हार्वे की सभी बौद्धिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण करती है, ने न्यूयॉर्क की संघीय अदालत में पैरामाउंट ग्लोबल पर मुकदमा दायर किया। कंपनी ने पैरामाउंट प्लस टेलर शेरिडन द्वारा निर्मित टीवी शो लैंडमैन में द रेस्ट ऑफ द स्टोरी के 90 सेकंड के ऑडियो क्लिप को बिना अनुमति के इस्तेमाल करने के लिए पैरामाउंट पर मुकदमा दायर किया। पैरामाउंट ने लैंडमैन के सीजन 1 के समापन के उद्घाटन में हार्वे के 2009 के गैस क्राइसिस एपिसोड से बढ़ती गैस की कीमतों के बारे में एक खंड का इस्तेमाल किया। मुकदमे में पैरामाउंट पर क्लिप का उपयोग करने की अनुमति प्राप्त करने में विफल रहने के साथ साथ सरकारी जीवाश्म ईंधन नीतियों और वैकल्पिक ईंधन में उनकी रुचि के संबंध में हार्वे के दृष्टिकोण को बदलने के लिए क्लिप को संपादित करने का आरोप लगाया गया। 39 5 जून 2025 को यह घोषणा की गई कि पैरामाउंट प्लस पर तुल्सा किंग की एक स्पिन-ऑफ सीरीज नोला किंग पर काम चल रहा है। यह सीरीज न्यू ऑरलियंस में आधारित होगी और इसमें सैमुअल एल. जैक्सन तुल्सा किंग में स्टैलोन द्वारा निभाई गई भूमिका के समान भूमिका निभाएंगे। जैक्सन के तुल्सा किंग के तीसरे सीजन में दिखाई देने की उम्मीद है, जो अभी निर्माणाधीन है। 40 शैली एक अभिनेता के रूप में शेरिडन ने बताया कि टेलीविजन के लिए उन्होंने जितने ज्यादा एक्सपोजिशनल संवाद पढ़े, उससे उनके लेखन में एक्सपोजिशन से एलर्जी पैदा हो गई। उन्होंने यह भी कहा है कि वे सिर्फ किरदारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बेहद सरल कथानक की तलाश करते हैं। 41 उन्होंने कोएन बंधुओं कॉर्मैक मैकार्थी और लैरी मैकमुर्ट्री को अपने लेखन में प्रभावशाली बताया है। 42 व्यक्तिगत जीवन टेलर शेरिडन की शादी 2013 से अभिनेत्री और मॉडल निकोल मुइरब्रुक से हुई है। इस जोड़े का एक बेटा है। 43 44 वे वर्तमान में वेदरफोर्ड, टेक्सास में रहते हैं। 9 मई 2021 में टेलर शेरिडन द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए एक खरीदार समूह ने पश्चिम टेक्सास में 350,000 एकड़ का 6,666 रेंज खरीदा। 45 46 फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक निदेशक लेखक निर्माता 2011 नीच हा नहीं। शेरिडन टेलर गिबलर जूनियर जन्म 21 मई 1970, जिन्हें पेशेवर रूप से टेलर शेरिडन के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी लेखक, निर्माता, निर्देशक और अभिनेता है। उन्हें टेलीविजन श्रृंखला येलोस्टोन के सहनिर्माता और इसके प्रीक्वल 1883, 2021 और 1923, 2022 के निर्माता के रूप में जाना जाता है। टेलर शेरिडन ने कई फिल्में लिखी है, जिनमें सिकारियो 2015 की पटकथा भी शामिल है, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्हें हेल और हाई वाटर 2016 के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए
नामांकित किया गया था, जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 3 अन्य ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था। टेलर शेरिडन ने 2017 की नवपश्चिमी अपराध फिल्म विंड रिवर का लेखन और निर्देशन भी किया और 2018 में सिकारियो का सीक्वल भी लिखा। टेलर शेरिडन ने वेरोनिका मार्स 2005 से 2007 में डैनी बॉयड का किरदार निभाने के साथ-साथ एफएक्स टेलीविजन सीरीज सन्स ऑफ एनार्की में डेविड हेल का किरदार निभाकर अपनी शुरुआत की। इसके बाद से उन्होंने पैरामाउंट प्लस के लिए कई सीरीज बनाई है, जिनमें क्राइम थ्रिलर मेयर ऑफ किंग्सटाउन और क्राइम ड्रामा तुलसा किंग, जिसे उन्होंने टेरेंस विंटर के साथ मिलकर लिखा है, 5 जासूसी थ्रिलर लाइनेस और ड्रामा लैंडमैन शामिल है। 2021 में टेलर शेरिडन को टेक्सास काउबॉय हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। 2024 में शेरिडन को टेक्सास बिजनेस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। 7 वह टेक्सास क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी में मानद स्नातक है। 8 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। टेलर शेरिडन का जन्म उत्तरी कैरोलिना के चैपल हिल में हुआ था। 9 कई समाचार लेखों में बताया गया है कि वह टेक्सास के क्रैनफिल्स गैप में एक खेत में पले बड़े थे, लेकिन उनका पालन पोषण टेक्सास के फोर्ट वर्थ में एक हृदय रोग विशेषज्ञ के बेटे के रूप में हुआ था। 9 उनकी काउबॉय पहचान उनकी मां से आती है, जो मूल रूप से वाको की थीं और उस क्षेत्र में अपने दादा दादी के खेत में जाना पसंद करती थीं। 10 जब शेरिडन 8 साल का था, तो उसकी मां ने क्रैनफिल्स गैप में एक खेत खरीदने पर जोर दिया ताकि उसके बच्चे प्रकृति में स्वतंत्रता की शांतिपूर्ण भावना के बारे में सीधे सीख सकें। 10 टेलर शेरिडन ने 1980 के दशक के अंत में बड़े होने पर अपने परिवार की क्रैनफिल्स गैप खेत की लगातार यात्राओं के दौरान एक काउबॉय बनना सीखा। 9 इस बीच उन्होंने आरएल पास्कल हाई स्कूल में भाग लिया और स्नातक किया। टेलर शेरिडन ने टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी में थिएटर आर्ट्स में पढ़ाई की, लेकिन जूनियर वर्ष के बाद पढ़ाई छोड़ दी। बाद में वे ऑस्टिन चले गए, जहां उन्होंने लॉन की घास काटने और घरों की पेंटिंग करके अपना गुजारा किया। एक शॉपिंग मॉल में नौकरी की तलाश करते हुए शेरिडन की मुलाकात एक टैलेंट स्काउट से हुई, जिसने उन्हें शिकागो जाकर अभिनय में करियर बनाने का प्रस्ताव दिया। बाद में अभिनेता के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान वे न्यूयॉर्क शहर और लॉस एंजिल्स में रहे। 11-12 आजीविका। टेलर शेरिडन ने अभिनय में अपना करियर शुरू किया, छोटी फिल्मों में और वेरोनिका मार्स, वॉकर, टेक्सास रेंजर जैसी टेलीविजन श्रृंखलाओं में आवर्ती भूमिकाओं में और सबसे खास तौर पर सन्स ऑफ एनार्की में डेविड हेल के रूप में दिखाई दिए। उन्होंने 40 साल की उम्र के बाद पटकथा लेखन में बदलाव किया। 13 पटकथा लेखक के रूप में उनकी पहली फिल्म सिकारियो थी, जिसका निर्देशन डेनिस विलेन्यूवे ने किया था। 14 यह केट मैकर, एमिली ब्लंट के इर्दगिर्द घूमती है, जो एक एफबीआई एजेंट है, जिसे एक शक्तिशाली और क्रूर मैक्सिकन ड्रग कार्टेल के नेता को गिराने के लिए सरकारी टास्क फोर्स में शामिल किया जाता है। 15-16 इसमें जोश ब्रोलिन और बेनिकियो डेल टोरो भी थे। फिल्म को रॉटन टोमाटोज पर 92% अनुमोदन रेटिंग के साथ आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 17 टेलर शेरिडन ने सिकारियो के बाद कोमांचेरिया लिखा। कोमांचेरिया पहले बिक गया, लेकिन कुछ वर्षों तक विकास में अटका रहा। 2012 में ब्लैक लिस्ट में दिखाई दिया। बाद में इसका नाम बदलकर हेल या हाई वाटर कर दिया गया और इसे अगस्त 2016 में रिलीज किया गया, जिसमें जेफ ब्रिजेस, क्रिस पाइन और बेन फोस्टर ने अभिनय किया और इसे फिर से आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 20-21 अपनी पटकथा के लिए टेलर शेरिडन को बड़ी मात्रा में पुरस्कारों का ध्यान मिला, जिसमें बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और अकादमी पुरस्कार नामांकन अर्जित किए। 22-23 कम बजट की हॉरर फिल्म विले को टेलर शेरिडन की पहली फिल्म माना जाता है, लेकिन वह इस फिल्म को अपना निर्देशन पदार्पण नहीं मानते, जैसा कि उन्होंने 2017 के रॉटन टोमाटोज साक्षात्कार में कहा था। मैं कहूंगा कि यह विंड रिवर मेरी पहली फीचर फिल्म है। मेरे एक दोस्त ने
मुझे नहीं पता उसने कितने पैसे जुटाए, $20,000 या कुछ ऐसा, और अपने दोस्तों को कास्ट किया और एक घटिया हॉरर फिल्म लिखी जिसे मैंने उसे निर्देशित न करने के लिए कहा था। वह इसे निर्देशित और निर्मित करने वाला था और वह चौंक गया, घबरा गया और फोन करके पूछा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने कहा, हाँ, मैं कोशिश करूंगा। मैंने जहाज को सीधा रखा और वे चले गए, संपादन किया और जो उन्होंने किया वह किया। मुझे लगता है कि मुझे निर्देशक कहना उदारता होगी। मुझे लगता है कि वह किसी तरह धन्यवाद कहने की कोशिश कर रहा था। यह कैमरा चलाने और कुछ सबक सीखने का एक शानदार अवसर था जिससे मुझे विंड रिवर में वास्तव में फायदा हुआ। 24 शेरिडन टेलर गिबलर जूनियर, जन्म 21 मई 1970, 2-3-4, जिन्हें पेशेवर रूप से टेलर शेरिडन के नाम से जाना जाता है, एक अमेरिकी लेखक, निर्माता, निर्देशक और अभिनेता है। उन्हें टेलीविजन श्रृंखला येलोस्टोन के सहनिर्माता और इसके प्रीक्वल 1883, 2021 और 1923, 2022 के निर्माता के रूप में जाना जाता है। टेलर शेरिडन ने कई फिल्में लिखी है, जिनमें सिकारियो 2015 की पटकथा भी शामिल है, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। उन्हें हेल और हाई वाटर 2016 के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था, जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 3 अन्य ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था। टेलर शेरिडन ने 2017 की नवपश्चिमी अपराध फिल्म विंड रिवर का लेखन और निर्देशन भी किया और 2018 में सिकारियो का सीक्वल भी लिखा। टेलर शेरिडन ने वेरोनिका मार्स 2005 से 2007 में डैनी बॉयड का किरदार निभाने के साथ साथ एफएक्स टेलीविजन सीरीज सन्स ऑफ एनार्की में डेविड हेल का किरदार निभाकर अपनी शुरुआत की। इसके बाद से उन्होंने पैरामाउंट प्लस के लिए कई सीरीज बनाई है, जिनमें क्राइम थ्रिलर मेयर ऑफ किंग्सटाउन और क्राइम ड्रामा तुलसा किंग, जिसे उन्होंने टेरेंस विंटर के साथ मिलकर लिखा है, 5 जासूसी थ्रिलर लाइनेस और ड्रामा लैंडमैन शामिल है। 2021 में टेलर शेरिडन को टेक्सास काउबॉय हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। 2024 में शेरिडन को टेक्सास बिजनेस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। 7 वह टेक्सास क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी में मानद स्नातक है। 8 प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। टेलर शेरिडन का जन्म उत्तरी कैरोलिना के चैपल हिल में हुआ था। 9 कई समाचार लेखों में बताया गया है कि वह टेक्सास के क्रैनफिल्स गैप में एक खेत में पले बड़े थे, लेकिन उनका पालनपोषण टेक्सास के फोर्ट वर्थ में एक हृदय रोग विशेषज्ञ के बेटे के रूप में हुआ था। 9 उनकी काउबॉय पहचान उनकी मां से आती है, जो मूल रूप से वाको की थी और उस क्षेत्र में अपने दादा दादी के खेत में जाना पसंद करती थीं। 10 जब शेरिडन 8 साल का था, तो उसकी मां ने क्रैनफिल्स गैप में एक खेत खरीदने पर जोर दिया ताकि उसके बच्चे प्रकृति में स्वतंत्रता की शांतिपूर्ण भावना के बारे में सीधे सीख सकें। 10 टेलर शेरिडन ने 1980 के दशक के अंत में बड़े होने पर अपने परिवार की क्रैनफिल्स गैप खेत की लगातार यात्राओं के दौरान एक काउबॉय बनना सीखा। 9 इस बीच उन्होंने आरएल पास्कल हाई स्कूल में भाग लिया और स्नातक किया। टेलर शेरिडन ने टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी में थिएटर आर्ट्स में पढ़ाई की, लेकिन जूनियर वर्ष के बाद पढ़ाई छोड़ दी। बाद में वे ऑस्टिन चले गए, जहां उन्होंने लॉन की घास काटने और घरों की पेंटिंग करके अपना गुजारा किया। एक शॉपिंग मॉल में नौकरी की तलाश करते हुए शेरिडन की मुलाकात एक टैलेंट स्काउट से हुई, जिसने उन्हें शिकागो जाकर अभिनय में करियर बनाने का प्रस्ताव दिया। बाद में अभिनेता के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान वे न्यूयॉर्क शहर और लॉस एंजिल्स में रहे। 11-12 आजीविका। टेलर शेरिडन ने अभिनय में अपना करियर शुरू किया, छोटी फिल्मों में और वेरोनिका मार्स, वॉकर, टेक्सास रेंजर जैसी टेलीविजन श्रृंखलाओं में आवर्ती भूमिकाओं में और सबसे खास तौर पर सन्स ऑफ एनार्की में डेविड हेल के रूप में दिखाई दिए।
उन्होंने 40 साल की उम्र के बाद पटकथा लेखन में बदलाव किया। 13 पटकथा लेखक के रूप में उनकी पहली फिल्म सिकारियो थी, जिसका निर्देशन डेनिस विलेन्यूवे ने किया था। 14 यह केट मैकर, एमिली ब्लंट के इर्दगिर्द घूमती है, जो एक FBI एजेंट है जिसे एक शक्तिशाली और क्रूर मैक्सिकन ड्रग कार्टेल के नेता को गिराने के लिए सरकारी टास्क फोर्स में शामिल किया जाता है। 15 16 इसमें जोश ब्रोलिन और बेनिकियो डेल टोरो भी थे। फिल्म को रॉटन टोमाटोज पर 92% अनुमोदन रेटिंग के साथ आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 17 टेलर शेरिडन ने सिकारियो के बाद कोमांचेरिया लिखा। कोमांचेरिया पहले बिक गया, लेकिन कुछ वर्षों तक विकास में अटका रहा। 2012 में ब्लैक लिस्ट में दिखाई दिया। बाद में इसका नाम बदलकर हेल या हाई वाटर कर दिया गया और इसे अगस्त 2016 में रिलीज किया गया, जिसमें जेफ ब्रिजेस, क्रिस पाइन और बेन फोस्टर ने अभिनय किया और इसे फिर से आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। 2021 अपनी पटकथा के लिए टेलर शेरिडन को बड़ी मात्रा में पुरस्कारों का ध्यान मिला, जिसमें बाफ्टा, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और अकादमी पुरस्कार नामांकन अर्जित किए। 22-23 कम बजट की हॉरर फिल्म विले को टेलर शेरिडन की पहली फिल्म माना जाता है, लेकिन वह इस फिल्म को अपना निर्देशन पदार्पण नहीं मानते, जैसा कि उन्होंने 2017 के रॉटन टोमाटोज साक्षात्कार में कहा था। मैं कहूंगा कि यह विंड रिवर मेरी पहली फीचर फिल्म है। मेरे एक दोस्त ने, मुझे नहीं पता उसने कितने पैसे जुटाए, $20,000 या कुछ ऐसा, और अपने दोस्तों को कास्ट किया और एक घटिया हॉरर फिल्म लिखी, जिसे मैंने उसे निर्देशित न करने के लिए कहा था। वह इसे निर्देशित और निर्मित करने वाला था और वह चौंक गया, घबरा गया और फोन करके पूछा, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैंने कहा, हाँ, मैं कोशिश करूंगा। मैंने जहाज को सीधा रखा और वे चले गए, संपादन किया और जो उन्होंने किया वह किया। मुझे लगता है कि मुझे निर्देशक कहना उदारता होगी। मुझे लगता है कि वह किसी तरह धन्यवाद कहने की कोशिश कर रहा था। यह कैमरा चलाने और कुछ सबक सीखने का एक शानदार अवसर था, जिससे मुझे विंड रिवर में वास्तव में फायदा हुआ। 24 वेनस्टाइन कंपनी ने 2016 के कान फिल्म फेस्टिवल के दौरान 13 मई 2016 को वितरण अधिकार हासिल किए। 10 जनवरी 2017 में यह घोषणा की गई कि कंपनी अब फिल्म का वितरण नहीं करेगी। 11 लेकिन बाद में वितरण सौदे को अंतिम रूप दिया गया। 18 अगस्त को व्यापक होने से पहले 4 अगस्त 2017 को इसकी सीमित रिलीज हुई थी। 13 अक्टूबर 2017 में हार्वे वाइंस्टीन यौन शोषण कांड की रिपोर्टिंग के बाद लायंसगेट ने घोषणा की कि वह घरेलू मीडिया और स्ट्रीमिंग सेवाओं पर फिल्म का वितरण करेगा। क्रेडिट, ट्रेलर और पैकेजिंग से वाइंस्टीन कंपनी TWC का नाम और लोगो हटा दिया गया। परिणामस्वरूप वाइंस्टीन कंपनी ने अंततः फिल्म का वितरण बंद कर दिया। 3 टेलर शेरिडन ने मांग की थी कि TWC को सामग्री से हटा दिया जाए और मांग की कि वाइंस्टीन द्वारा इस काम से अर्जित की गई सारी कमाई दान में दे दी जाए। 14 स्वागत। बॉक्स ऑफिस। विंड रिवर ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $33.8 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $11.2 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल $45 मिलियन की कमाई हुई, जबकि इसका उत्पादन बजट $11 मिलियन था। 2 फिल्म के सीमित शुरुआती सप्ताहांत में इसने 4 सिनेमाघरों से $161,558 कमाए, प्रतिस्थान औसत $40,390, जो 2017 की सर्वश्रेष्ठ में से एक है। बॉक्स ऑफिस पर 29वें स्थान पर रही। 15-16 अपने दूसरे सप्ताह में फिल्म 45 सिनेमाघरों तक विस्तारित हुई और $622,567 की कमाई की। 17 फिल्म 18 अगस्त को 694 सिनेमाघरों तक विस्तारित हुई और $3 मिलियन की कमाई की, बॉक्स ऑफिस पर 10वें स्थान पर रही। 18 अगले सप्ताह फिल्म को अतिरिक्त 1,401 सिनेमाघरों
कुल 2095 के लिए में जोड़ा गया और $4.6 मिलियन 54.6% की वृद्धि कमाए बॉक्स ऑफिस पर चौथे स्थान पर रही। 19 यह फिल्म अन्य 507 सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई और अगले सप्ताहांत में $5.7 मिलियन की कमाई की और 4 दिवसीय श्रम दिवस सप्ताहांत में अनुमानित $7.2 मिलियन की कमाई की, जो अगले 13 दिनों तक लगातार अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर दूसरे स्थान पर रही। 20 यह 2017 की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडी फिल्म थी। 21 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 254 समीक्षाओं के आधार पर फिल्म को 87% की स्वीकृति रेटिंग मिली है, जिसकी औसत रेटिंग 7.7/10 है। वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति कहती है, विंड रिवर दर्शकों को एक चरित्र आधारित रहस्य में खींचती है, जिसमें स्मार्ट लेखन, मजबूत कलाकार और एक कुशलता से प्रस्तुत सेटिंग है, जो अपने शीर्षक द्वारा वादा किए गए कड़वे रोमांच को प्रदान करती है। 22 मेटाक्रिटिक पर 44 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 73 का भारित औसत स्कोर मिला है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 23 पोस्टरट्रैक द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को 90% समग्र सकारात्मक अंक और 70% निश्चित रूप से अनुशंसित दिया। 16 वैरायटी के ओवेन ग्लीबरमैन ने विंड रिवर को एक मानवतावादी अपराध नाटक बताया, हालांकि इसमें रोमांच से ज्यादा कौशल है। 24 द वर्ज के क्रिस प्लांटे ने इसे हेल और हाई वाटर और सिकारियो त्रयी का एक रोमांचक, हिंसक समापन और कोएन ब्रदर्स का नॉयर इस हफ्ते के मुद्दे से मिलता है बताया। 25 रोलिंग स्टोन के लिए लिखते हुए पीटर ट्रेवर्स ने टेलर शेरिडन के निर्देशन और कलाकारों की प्रशंसा करते हुए फिल्म को 3/4 स्टार दिए। उन्होंने लिखा, यह एक पारंपरिक रहस्यकथा के लिए एक उपयुक्त सेटअप है। शुक्र है कि शेरिडन को सभी पारंपरिक चीजों से एलर्जी है। उनके लिए एक्शन ही उनका चरित्र है और उन्हें ऐसे अभिनेता मिले हैं जो न केवल उनके दृष्टिकोण को समझते हैं, बल्कि उस पर फलते फूलते भी है। 26 इंडीवायर के डेविड एयरलिच ने फिल्म को बी रेटिंग देते हुए लिखा, अगर विंड रिवर में शेरिडन की स्पष्ट कमजोरियां है, तो यह उनकी विशिष्ट खूबियों का भी भरपूर उपयोग करती है। विंड रिवर भले ही आपको चौंका न दे, लेकिन यह कड़वी, भावुक और लगभग विरोधाभासी रूप से तीव्र थ्रिलर जानती है कि जीवित रहने के लिए क्या करना पड़ता है। 27 हाई कंट्री न्यूज के एक लेख, गोरे लेखक भारतीय क्षेत्र पर फिल्में क्यों बनाते रहते हैं में मूल अमेरिकी टिप्पणीकार जेसन असेनाप ने फिल्म की प्रशंसा करते हुए इसे एक विचारशील व्यक्ति की थ्रिलर बताया है, जो जटिल किरदारों से भरपूर है और लापता मूल अमेरिकी महिलाओं पर फिल्म के फोकस को प्रशंसनीय बताया है। उन्होंने मरते हुए भारतीयों के भाव को बनाए रखने के लिए फिल्म की आलोचना की है। कम से कम हॉलीवुड में तो भारतीय मरते हैं। आज भी भारतीय मरते हैं, और सिर्फ शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी। सिम्पसन और शेरिडन हमें यह दिखाने में लगे हैं कि अमेरिका ने मूल निवासियों के साथ कैसा व्यवहार किया है, लेकिन इस हद तक कि वे इसे हमारे मुंह पर रगड़ते हैं। क्या अपनी ही मातृभूमि में रहना इतना भयानक है? इससे बाहर निकलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन एक गैरमूल निवासी के लिए इतना लिखना निश्चित रूप से अपमानजनक लगता है। 28 टेलर शेरिडन की हॉलीवुड रिपोर्टर के साथ एक साक्षात्कार में यह दावा करने के लिए भी आलोचना की गई थी कि फिल्म ने वास्तव में एक कानून को बदल दिया है, जिसमें उन्होंने महिलाओं के खिलाफ हिंसा अधिनियम VAWA पुनर्प्राधिकरण अधिनियम का जिक्र किया था, जिस पर राष्ट्रपति बिडेन ने 2022 में कानून में हस्ताक्षर किए थे। येलोस्टोन के निर्माता टेलर शेरिडन का VAWA के पारित होने का श्रेय लेने का प्रयास घोर है और मूल निवासी समुदाय की वर्षों की अथक वकालत को पूरी तरह से बदनाम करता है। मूल निवासी अधिकार वकील मैरी कैथरीन नागले चेरोकी ने इल्यूमिनेटिव पर प्रकाशित किया, जो एक मूल निवासी महिला के नेतृत्व वाला नस्लीय और सामाजिक न्याय संगठन है। 29 पुरस्कार।
पुरस्कार समारोह की तिथि, वर्ग, प्राप्तकर्ता, परिणाम, संदर्भ। कान फिल्म महोत्सव 28 मई 2017। प्रिक्स अनसर्टेन रेगार्ड, टेलर शेरिडन मनोनीत। 30 सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए अनिश्चित सम्मान, टेलर शेरिडन जीत गया। कैमरा डियोर, टेलर शेरिडन मनोनीत। राष्ट्रीय समीक्षा बोर्ड 28 नवंबर 2017। शीर्ष 10 स्वतंत्र फिल्में, पवन नदी जीत गया। 31 सैटेलाइट पुरस्कार 11 फरवरी 2018। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जेरेमी रेनर मनोनीत। 32 सैटर्न पुरस्कार 27 जून 2018। सर्वश्रेष्ठ थ्रिलर फिल्म, पवन नदी मनोनीत। 33 परिणाम। मुख्य लेख, विंड रिवर, अगला अध्याय। नवंबर 2022 में कारी स्कोगलैंड ने पैट्रिक मैसेट और जॉन जिनमैन की पटकथा पर आधारित और मार्टिन सेंसमेयर अभिनीत विंड रिवर द नेक्स्ट चैप्टर नामक सीक्वल का निर्देशन करने के लिए हस्ताक्षर किए। मुख्य फोटोग्राफी 15 मार्च से 24 अप्रैल 2023 तक कैलगरी, कनाडा में हुई। 34-35 सीक्वल की पुष्टि अगस्त 2023 में हुई थी। न तो जेरेमी रेनर और न ही एलिजाबेथ ओल्सेन के अभिनय करने की पुष्टि हुई है। 36 मैथ्यू जॉर्ज एक ऑस्ट्रेलियाई फिल्म निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक है। उनकी फिल्मों में अंडर द गन, 4 जैक्स और लेट्स गेट स्केज शामिल है, जिन्हें उन्होंने लैची हुल्मे के साथ मिलकर लिखा था। उनकी पहली फिल्म अंडर द गन उन्होंने 21 साल की उम्र में लिखी और निर्देशित की थी, जिससे वे ऑस्ट्रेलियाई सिनेमा के इतिहास में सबसे कम उम्र के फीचर फिल्म निर्देशकों में से एक बन गए। जॉर्ज एक वित्त और प्रोडक्शन कंपनी, अकेशिया एंटरटेनमेंट के संस्थापक और साझेदार है। एक अकेशिया एंटरटेनमेंट, ट्यूनिकाबिलोक्सी ट्राइबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, लुइसियाना के ट्यूनिकाबिलोक्सी जनजाति की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई, और सेवी मीडिया होल्डिंग्स, उनके द्वारा गठित एक अन्य वित्त और प्रोडक्शन कंपनी, के बीच एक संयुक्त उद्यम है। 2 उन्होंने रॉब रेनर द्वारा निर्देशित और वुडी हैरेल्सन, जेनिफर जेसन लेह, रिचर्ड जेनकिंस, बिल पुलमैन, किम एलन, माइकल स्टाहल डेविड, जेफरी डोनोवन और माइकल मोस्ले द्वारा अभिनीत लिंडन बी. जॉनसन की बायोपिक एलबीजे 2016 का निर्माण और वित्तपोषण किया, जो जॉय हार्टस्टोन द्वारा 2014 ब्लैक लिस्ट विजेता स्क्रिप्ट पर आधारित थी। 3 एलबीजे के बाद उन्होंने जेरेमी रेनर, एलिजाबेथ ओल्सेन, गिल बर्मिंघम, जॉन बर्नथल अभिनीत और टेलर शेरिडन द्वारा लिखित और निर्देशित अमेरिकी थ्रिलर विंड रिवर 2017 का निर्माण और वित्तपोषण किया। 2016 में जॉर्ज ने हैरेल्सन और रेनर के साथ मिलकर फिल्म शॉक एंड अवे 2017 का निर्माण और वित्तपोषण किया, जिसमें वुडी हैरेल्सन, जेम्स मार्सरेन, टॉमी ली जोन्स, जेसिका बील और मिली जोवोविच ने अभिनय किया। 5 2018 में जॉर्ज ने ए प्राइवेट वॉर नामक बायोपिक का निर्माण और वित्तपोषण किया, जो अमेरिकी मूल की ब्रिटिश युद्ध पत्रकार मैरी कॉल्विन के जीवन पर आधारित है। इस फिल्म का निर्देशन मैथ्यू हेनमैन ने किया है और इसमें रोजामुंड पाइक, जेमी डोर्नन, टॉम हॉलैंडर और स्टेनली टुकी ने अभिनय किया है। यह फिल्म नवंबर 2018 में एविरॉन पिक्चर्स द्वारा घरेलू स्तर पर रिलीज की गई थी। 6 जॉर्ज ने रोंडा बर्न द्वारा लिखित बेस्ट सेलिंग सेल्फ हेल्प बुक पर आधारित द सीक्रेट, डेयर टू ड्रीम का निर्माण और वित्तपोषण भी किया। इस फिल्म का निर्देशन एंडी टेनेंट ने किया था और इसमें केटी होम्स, जेरी ओकॉनेल और जोश लुकास ने अभिनय किया था। 7 हाल ही का काम। अपनी पिछली प्रस्तुतियों के अलावा मैथ्यू जॉर्ज की हालिया कृतियों में अल्बर्ट ब्रूक्स, डिफेंडिंग माई लाइफ 2023 शामिल है, जो अभिनेता और हास्य अभिनेता अल्बर्ट ब्रूक्स के जीवन और करियर पर आधारित एक वृत्तचित्र है। रॉब रेनर द्वारा निर्देशित इस फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और इसे 4 एमी पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया। उन्हें बहुप्रतीक्षित क्लासिक फिल्म दिस इज स्पाइनल टैप के निर्माता के रूप में भी श्रेय दिया जाता है। मूल फिल्म से वापसी कर रहे हैं हैरी शेरर, माइकल मैक्केन, क्रिस्टोफर गेस्ट और रॉब रेनर,
जो वृत्तचित्र निर्माता मार्टी डिबर्गी की अपनी भूमिका को फिर से निभाएंगे। कई उल्लेखनीय संगीतकार भी अपनी भूमिका में कैमियो भूमिकाएं निभा रहे हैं, जिनमें पॉल मैकार्टनी, एल्टन जॉन, गार्थ ब्रूक्स, क्वेस्टलव, त्रिशा ईयरवुड और लार्स उल्रिच शामिल है। अन्य कलाकारों में जॉन माइकल हिगिंस, क्रिस एडिसन, ब्रैड विलियम्स और पॉल शेफर शामिल है। फिल्मोग्राफी। अंडर द गन 1995, लेखक, निर्देशक, कार्यकारी निर्माता। फॉर जैक्स 2001, लेखक निर्देशक। लेट्स गेट स्केज 2001, लेखक निर्देशक। एलबीजे 2016, निर्माता। विंड रिवर 2017, निर्माता। शॉक एंड अवे 2017, निर्माता। एक निजी युद्ध 2019, निर्माता। द सीक्रेट, डेयर टू ड्रीम 2020, निर्माता। विंड रिवर, द नेक्स्ट चैप्टर, निर्माता। 8. अल्बर्ट ब्रूक्स, डिफेंडिंग माई लाइफ, निर्माता। स्पाइनल टैप 2, द एंड कंटिन्यूज 2025, निर्माता। जेरेमी ली रेनर, जन्म 7 जनवरी 1971, एक अमेरिकी अभिनेता, लेखक, गायक और समाजसेवी है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत डैमर 2002 और नियोनेड 2005 जैसी स्वतंत्र फिल्मों में अभिनय से की और फिर स्वाट 2003 और 28 वीक्स लेटर 2007 जैसी बड़ी फिल्मों में सहायक भूमिकाओं में काम किया। रेनर को द हर्ट लॉकर 2009 में एक सैनिक की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और द टाउन 2010 में एक गुस्सैल डाकू की भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन मिला। रेनर ने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में क्लिंट बार्टन बटा हॉकाई की भूमिका निभाई है, जिसमें फिल्म द एवेंजर्स 2012 और डिज्नी प्लस मिनी सीरीज हॉकाई 2021 शामिल है। वह मिशन इम्पॉसिबल सीरीज 2011 से 2015 और द बॉर्न लिगेसी 2012 और ड्रामा फिल्मों अमेरिकन हसल 2013 और अराइवल 2016 में भी दिखाई दिए हैं। 2021 से वह पैरामाउंट प्लस क्राइम थ्रिलर सीरीज मेयर ऑफ किंग्सटाउन में अभिनय कर रहे हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जेरेमी ली रेनर, एक का जन्म 7 जनवरी 1971, 2 को कैलिफोर्निया के मोडेस्टो में हुआ था। उनकी मां वैलेरी सेरली, नी टैग और पिता ली रेनर 1980 के दशक में मोडेस्टो बॉलिंग एली मैकहेनरी बाउल का प्रबंधन करते थे। 3, 4, 5 उनके माता पिता ने किशोरावस्था में ही शादी कर ली थी और जब वह 10 साल के थे तब उनका तलाक हो गया। 6, 7, 8 वह 7 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं, जिनमें से सबसे छोटे का जन्म 2011 में हुआ था। 9, 10 वह आयरिश और जर्मन मूल के हैं। 11, 12 रेनर ने 1989 में मोडेस्टो के फ्रेड सी. बेयर हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 4. उन्होंने मोडेस्टो जूनियर कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने कंप्यूटर विज्ञान और अपराध विज्ञान का अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने एक वैकल्पिक विषय के रूप में ड्रामा क्लास ली और अभिनय को आगे बढ़ाने का फैसला किया। 4. 13. आजीविका 1995 से 2001 प्रारंभिक कार्य। रेनर ने 1995 की कॉमेडी नेशनल लैम्पून सीनियर ट्रिप में एक कम उपलब्धि वाले छात्र के रूप में अपनी फिल्म की शुरुआत की। 14. हालांकि फिल्म को आलोचनात्मक रूप से नकार दिया गया था, फिर भी वह 2 टेलीविजन शो, डेडली गेम्स और स्ट्रेंज लक में अतिथि कलाकार के रूप में चले गए और पॉल हेविट, ब्रायन ऑस्टिन ग्रीन के दोस्त के रूप में टेलीविजन फिल्म ए फ्रेंड्स बिट्रेयल में एक छोटी भूमिका निभाई। अगले कुछ वर्षों में रेनर ने जो, डंकन, जैक एंड जेन 1999, द नेट 1999, द टाइम ऑफ योर लाइफ 1999 और एंजेल 2000 में अतिथि भूमिकाएं निभाई। 15. 2001 में रेनर ने CSI क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के एक एपिसोड में एक छोटी भूमिका निभाई।
2002 से 2008 प्रारंभिक सफलता। 2002 में रेनर ने डेहमर में नामचीन सीरियल किलर जेफरी डेहमर की भूमिका निभाई। फिल्म की शूटिंग खत्म करने के बाद उन्हें यह गैरकाल्पनिक भूमिका एक चुनौती लगी, क्योंकि उन्हें पता था कि डेहमर ने 17 पीड़ितों की हत्या की थी। 17 उनके प्रदर्शन को खूब सराहा गया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ लीड पुरुष के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकन मिला। वह पिंक के 2003 के म्यूजिक वीडियो ट्रबल में एक बैड बॉय शेरिफ के रूप में भी दिखाई दिए। 18 रेनर 2003 में कॉलिन फेरेल के चरित्र के पूर्व पुलिस पार्टनर के रूप में स्वॉट 19 में और 2004 में द हार्ट इज डिसिटफुल एबव ऑल थिंग्स में दिखाई दिए। 20 2005 में रेनर ने जूलिया स्टाइल्स और फॉरेस्ट व्हिटेकर के साथ ए लिटिल ट्रिप टू हेवन में अभिनय किया। 21 नॉर्थ कंट्री और 12 एंड होल्डिंग में भूमिकाओं के साथ उन्होंने अगली बार एक नवनाजी स्किनहेड के रूप में अभिनय किया, जिसे गैब्रिएल यूनियन के साथ नियोनेड में एक मनोरोग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिल्म ने कई फिल्म समारोहों में पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पाम बीच अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार शामिल है। नियोनेड की शूटिंग के बाद रेनर को लास वेगास की इंडी नॉर्थ टाउन में मुख्य भूमिका की पेशकश की गई, लेकिन यह परियोजना कभी नहीं हुई। 22 रेनर ने स्केटबोर्ड फिल्म लॉर्ड्स ऑफ डॉगटाउन में एमिल हिर्श के चरित्र के प्रबंधक के रूप में एक छोटी, हालांकि बिना श्रेय वाली, भूमिका भी निभाई। 2007 में रेनर ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित द असैसिनेशन ऑफ जेसी जेम्स बाय द कावर्ड में सहायक भूमिकाएं निभाईं। रॉबर्ट फोर्ड ने वुड हाइट की भूमिका निभाई, जो डाकू जेसी जेम्स, ब्रैड पिट द्वारा अभिनीत का चचेरा भाई था, और 28 वीक्स लेटर में सार्जेंट डॉयल की भूमिका निभाई। 23 उन्होंने टेक में मिनी ड्राइवर के साथ अभिनय किया और हाउस के एक एपिसोड में एक मरीज, एक लापरवाह रॉक संगीतकार की अतिथि भूमिका निभाई। रेनर ने द ओक्स के पायलट में एक भूमिका निभाई थी। 24 लेकिन श्रृंखला को नहीं चुना गया। 25 2009 से 2013 आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता। कॉमेडी ड्रामा इंजीनियर्स और अल्पकालिक टेलीविजन सीरीज द अनयूजुअल्स में अभिनय करने के बाद रेनर ने कैथरीन बिगेलो द्वारा निर्देशित 2009 की इराक युद्ध थ्रिलर द हर्ट लॉकर में अमेरिकी सेना के बम निरोधक विशेषज्ञ सार्जेंट फर्स्ट क्लास विलियम जेम्स की भूमिका निभाई। इस भूमिका के लिए उन्हें कई सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए उनका पहला अकादमी पुरस्कार नामांकन, 26 और स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार नामांकन मिला। 27 सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में द बॉर्न लिगेसी के प्रीमियर में रेनर। 2010 में जॉन हैम और ब्लेक लाइवली के साथ बेन एफ्लेक की द टाउन में रेनर के प्रदर्शन को बेहद सकारात्मक समीक्षा मिली और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए अपना दूसरा अकादमी पुरस्कार नामांकन मिला। 28 उन्होंने उसी श्रेणी में अपना पहला गोल्डन ग्लोब नामांकन भी प्राप्त किया। 29 और उनका दूसरा स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड नामांकन। 30 हॉलीवुड रिपोर्टर ने रेनर को उन युवा पुरुष अभिनेताओं में से एक के रूप में नामित किया जो हॉलीवुड को नए ए-लिस्ट के रूप में संभालने के लिए धक्का दे रहे हैं या उन्हें धकेला जा रहा है। 31 2011 में रेनर ने चौथे मिशन इम्पॉसिबल फिल्म घोस्ट प्रोटोकॉल में विलियम ब्रांट के रूप में अभिनय किया और मार्वल स्टूडियोज के थॉर में एक अप्रकाशित कैमियो उपस्थिति में हॉकाई के रूप में अपनी स्क्रीन शुरुआत की। मई 2012 में रिलीज हुई द एवेंजर्स में उनकी अभिनीत भूमिका को छेड़ा। 32, 33, 34 उसी वर्ष उन्होंने टोनी गिलरॉय द्वारा लिखित और निर्देशित बॉर्न फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म द बॉर्न लिगेसी में भी अभिनय किया। 35 रेनर ने पहली 3 फिल्मों में मैट डेमन द्वारा निभाए गए जेसन बॉर्न की जगह एक नया मुख्य किरदार आरोन क्रॉस निभाया। रेनर ने भविष्य में डेमन के साथ बॉर्न फिल्म करने में रुचि व्यक्त की है। 2013 में हेंसल एंड ग्रेटेल विच हंटर्स के प्रीमियर में रेनर ने हेंसल एंड ग्रेटेल विच हंटर्स में जेम्मा आर्टरटन के साथ मुख्य भूमिका में अभिनय किया।
2011 में फिल्माई गई और जनवरी 2013 में रिलीज की गई। 3. डी फंतासी एक्शन फिल्म हेंसल और ग्रेटेल द्वारा उनका अपहरण करने वाली चुड़ैल को मारने के 15 साल बाद सेट की गई थी। 37. रेनर को डेविड ओ रसेल की अमेरिकन हसल 2013 के कलाकारों की टुकड़ी में भी दिखाया गया था, जो 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत के विवादास्पद FBI ABS स्कैम ऑपरेशन पर आधारित थी। क्रिश्चियन बेल, ब्रैडली कूपर, एमी एडम्स और जेनिफर लॉरेंस की प्रमुख भूमिकाओं वाली इस फिल्म को काफी आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसमें कलाकारों के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन शामिल है। 2014 से 2019 मुख्यधारा की सफलता। अक्टूबर 2014 में रेनर ने फोकस फीचर्स की फिल्म किल द मैसेंजर में पत्रकार गैरी वेब की भूमिका निभाई, जो वेब की किताब डार्क अलायंस पर आधारित थी। रेनर इस फिल्म के सहनिर्माता भी थे। दिसंबर 2014 में क्रैकल ने द थ्रोवेज फिल्म प्रसारित की, जिसके लिए रेनर कार्यकारी निर्माता थे। 2015 में रेनर ने द एवेंजर्स की अगली कड़ी एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हॉकाई के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। 39 वह मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी में मिशन इम्पॉसिबल रोग नेशन में लौटे, जो जुलाई 2015 में रिलीज हुई। 40 2016 में रेनर ने ग्रीष्मकालीन ब्लॉकबस्टर फिल्म कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में फिर से हॉकाई की भूमिका निभाई और साइंस फिक्शन फिल्म अराइवल में एमी एडम्स के साथ अभिनय किया। 41 रेनर 2016 की फिल्म द फाउंडर के निर्माता है, जिसमें माइकल कीटन ने रे क्रोक की भूमिका निभाई है। 42 2016 में रेनर हिस्ट्री के ऐतिहासिक ड्रामा नाइटफॉल में एक कार्यकारी निर्माता थे। 44 2017 में फिल्म टैग 2018 पर काम करते समय रेनर की दाहिनी कोहनी और बाईं कलाई में फ्रैक्चर हो गया। 45 वह 2016 में अपने MCU सहकलाकार एलिजाबेथ ओल्सेन के साथ फिल्म विंड रिवर में दिखाई दिए। 46 रेनर ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर 2018 के लिए हॉकाई के रूप में दृश्य फिल्माए। 47 लेकिन अंतः फिल्म में दिखाई नहीं दिए, इसके बजाय उनके दृश्य एवेंजर्स एंड गेम 2019 में चले गए, जहां उनकी मुख्य भूमिका थी। 48 49 इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के फिल्मांकन से उत्पन्न शेड्यूलिंग संघर्षों के कारण वह मिशन इम्पॉसिबल फॉलआउट 2018 में विलियम ब्रांट के रूप में अपनी भूमिका को दोहराने में असमर्थ थे। 50 जुलाई 2018 में रेनर को टॉड मैकफर्लेन की किंग स्पॉन में ट्विच विलियम्स की भूमिका निभाने की घोषणा की गई थी। 51 2020 वर्तमान परियोजनाएं। उन्होंने 2021 की डिज्नी प्लस सीरीज में हॉकाई की अपनी भूमिका दोहराई। उसी वर्ष रेनर ने पैरामाउंट प्लस सीरीज मेयर ऑफ किंग्सटाउन में अभिनय करना शुरू किया। 52 2024 में रेनर अपनी बेटी के साथ सिल्क ब्रांड के सुपर बाउल विज्ञापन में दिखाई दिए। 53 54 अन्य गतिविधियों। संगीत। अधिक जानकारी। जेरेमी रेनर डिस्कोग्राफी। रेनर एक गायक गीतकार, गिटार वादक, कीबोर्डिस्ट और ड्रमर है। अपने अभिनय करियर की शुरुआत में उन्होंने सन्स ऑफ बेन में प्रदर्शन किया। उन्होंने कई फिल्म साउंड ट्रैक पर गाने गाए हैं। नॉर्थ कंट्री के लिए आई ड्रिंक अलोन, लव कम्स टू द एग्जीक्यूशन के लिए अमेरिकन पाई और कायर रॉबर्ट फोर्ड द्वारा द असैसिनेशन ऑफ जेसी जेम्स के लिए गुड ओले रेबेल। वह पिंक के ट्रबल और ब्रदर सेल के सीन्स ऑन सनसेट के संगीत वीडियो में भी दिखाई दिए। उन्हें सैम फेल्ड के 2018 के एकल हेवन डोंट हैव ए नेम में दिखाया गया था। 55 रेनर ने बाद में अपना पहला EP द मेडिसिन 27 मार्च 2020 को जारी किया। मोबाइल एप्लीकेशन। मुख्य लेख। जेरेमी रेनर आधिकारिक। रेनर ने मार्च 2017 में जेरेमी रेनर एंड्रॉयड और जेरेमी रेनर ऑफिशियल iOS
नामक एक मोबाइल ऐप जारी किया। ऐप को एस्केपेक्स द्वारा बनाया गया था, जो एक ऐसी कंपनी है जो मशहूर हस्तियों के लिए मुद्रीकृत ऐप बनाने में माहिर है। 57 फास्ट कंपनी ने अप्रैल 2019 में रेनर के ऐप के बारे में विस्तार से लिखा, इसे एक आश्चर्यजनक नए प्रकार का सोशल मीडिया कहा। 58 समुदाय में मीम्स, सेल्फी और बुधवार को हैप्पी रेनसरे कार्यक्रम शामिल करने के लिए विकास हुआ। अक्टूबर 2017 की शुरुआत में ही सेंसरशिप, बदमाशी और प्रतियोगिता में हेराफेरी के आरोप लगे थे। सितंबर 2019 में कॉमेडियन स्टीफन हेक ने इस तथ्य की अपनी खोज को सार्वजनिक किया कि ऐप के माध्यम से भेजे गए उत्तर ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि वे पुश नोटिफिकेशन में रेनर द्वारा स्वयं भेजे गए हों। कई उपयोगकर्ताओं द्वारा इस सुविधा का दुरुपयोग करने के बाद रेनर ने एस्केपेक्स से ऐप बंद करने का अनुरोध किया। 59, 60, 61, 62, 63 किताब रेनर ने स्नोप्लो घटना और अन्य अनुभवों पर आधारित एक संस्मरण लिखा है, जिसका नाम है माई नेक्स्ट ब्रीथ। इसे मैकमिलन की सहायक कंपनी फ्लैटरॉक द्वारा 29 अप्रैल 2025 को प्रकाशित किया गया था। पुस्तक का ऑडियो संस्करण रेनर द्वारा पढ़ा गया है और इसमें घटना की रिकॉर्डिंग और एक विशेष रिकॉर्डिंग शामिल है। इसे भी 29 अप्रैल 2025 को उपलब्ध कराया गया था। 64 रेनर वेशन फाउंडेशन रेनर ने 2023 में पालक बच्चों और जोखिमग्रस्त युवाओं की सहायता के लिए चैरिटी रेनोवेशन फाउंडेशन की स्थापना की। यह फाउंडेशन लेक ताहो में एक ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करता है। 65, 66, 67 रेनर ने 13 जनवरी 2014 को कनाडाई मॉडल सोनी पचेको से शादी की। 68 रेनर और पचेको की एक बेटी है। 69 30 दिसंबर 2014 को पचेको ने रेनर से तलाक के लिए अर्जी दी, जिसमें सुलह न हो पाने वाले मतभेदों का हवाला दिया गया। 70 वे अपनी बेटी की कस्टडी साझा करते हैं। 71 पचेको और उनकी बेटी ने फिल्म अमेरिकन हसल में कैमियो भूमिका निभाई। 2014 से रेनर नेवादा के वाशो काउंटी में रहते हैं। 72, 73, 74 नेवादा स्टेट रूट 431 और माउंट रोज स्की रिसॉर्ट के पास। 75 उनका अपने सबसे अच्छे दोस्त और साथी अभिनेता क्रिस्टोफर विंटर्स के साथ घर का नवीनीकरण का व्यवसाय है। 14 76 उन्होंने मिशन इम्पॉसिबल और एवेंजर्स फ्रेंचाइजी में अपनी भूमिकाओं की तैयारी के लिए अर्निस और मय थाई मार्शल आर्ट का अध्ययन किया। 3 7 रेनर सैन फ्रांसिस्को 49 एयर्स के प्रशंसक है। 77 उन्होंने एनएफएल नेटवर्क डॉक्यूमेंट्री सीरीज द टाइमलाइन के एपिसोड ए टेल ऑफ टू सिटीज का वर्णन किया, जो डलास काउबॉयज के साथ टीम की प्रतिद्वंद्विता के इतिहास को दर्शाता है, जिसमें रेनर सैन फ्रांसिस्को के नजरिए से और डलास के नजरिए से अभिनेता सैम इलियट द्वारा सुनाया गया है। 78 रेनर ने लेवी स्टेडियम के भव्य उद्घाटन के लिए परिचयात्मक वीडियो का भी वर्णन किया। 79 2023 स्नोप्लो दुर्घटना 1 जनवरी 2023 को रेनर को सीने में गंभीर चोट और 38 टूटी हड्डियों के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 80 उन्होंने अपने भतीजे को अपने स्नोप्लो से कुचलने से बचाया, लेकिन खुद एक 14,330 पाउंड 6,500 किलोग्राम वजन वाले स्नोकैट से टकरा गए। 81, 82, 83, 84, 85 रेनर को हेलीकॉप्टर से 86 रेनॉन रीजनल मेडिकल सेंटर क्षेत्र का एकमात्र ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। 87 रेनर की सर्जरी हुई और वह गंभीर हालत में गहन चिकित्सा इकाई में रहे। 83 17 जनवरी तक रेनर को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई और वह अपनी रिकवरी जारी रखने के लिए घर लौट आए। 88 दुर्घटना के लगभग 3 महीने बाद रेनर छड़ी के सहारे चलने में सक्षम हो गए थे। डॉक्टरों ने कहा कि रेनर के जीवित रहने में संभवतः उनके स्वास्थ्य और फिटनेस का योगदान था। 89 जून 2024 तक
रेनर इतने स्वस्थ हो गए थे कि मेंस हेल्थ पत्रिका के उस ग्रीष्मकालीन अंक में एक कवर स्टोरी का विषय बन गए, जिसमें दुर्घटना के बारे में उनकी प्रत्यक्ष यादें और उनकी चोटों का विस्तृत विवरण शामिल था। 80 रेनर ने स्वीकार किया है कि दुर्घटना से पहले उन्हें अपने हॉकाई किरदार से मिली प्रसिद्धि से जूझना पड़ा था, लेकिन तब से वह सार्वजनिक रूप से अधिक मिलनसार रहे हैं, क्योंकि प्रशंसक उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते रहे हैं और उनके ठीक होने के संघर्षों से खुद को जोड़ पाते हैं। 90 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 1995 नेशनल लैम्पून की सीनियर ट्रिप मार्क डैग्स डी अगास्टिनो 1996 कागज के ड्रैगन जैक 2000 एक बैरल में मछली रेमी 2002 बंदर प्रेम दिल दाहमर जेफरी डेहमर 2003 शक्तिशाली मार ब्रायन गैम्बल 2004 द हार्ट इज डिसिटफुल अबव ऑल थिंग्स एमरसन 2005 स्वर्ग की एक छोटी सी यात्रा फ्रेड उत्तरी देश बॉबी शार्प 12 और होल्डिंग गस मैटलैंड नियो नेड डॉगटाउन का स्वामी जे एडम्स के प्रबंधक अमान्य प्रशस्ति पत्र आवश्यक 2006 जल्लाद को प्यार मिलता है चिक प्रिगुसिवैक 2007 कायर रॉबर्ट फोर्ड द्वारा जेसी जेम्स की हत्या लकड़ी का टुकड़ा 28 सप्ताह बाद सार्जेंट डॉयल लेना शाऊल 2008 हर्ट लॉकर सार्जेंट प्रथम श्रेणी विलियम जेम्स 2009 सरल सैम उर्फ लाइट बल्ब 2010 शहर जेम्स जेम कफलिन 2011 थोर क्लिंट बार्टन बटा हॉकाई बिना श्रेय वाला कैमियो 91 मिशन इम्पॉसिबल घोस्ट प्रोटोकॉल विलियम ब्रांट 2012 द एवेंजर्स क्लिंट बार्टन बटा हॉकाई बॉर्न लीगेसी आरोन क्रॉस बटा केनेथ जे किटसम 2013 हेंसल और ग्रेटेल विच हंटर्स नए साल की नज़र आप्रवासी जादूगर ऑरलैंडो अमेरिकी ऊधम कार्माइन पोलिटो 2014 संदेशवाहक को मार डालो गैरी वेब निर्माता भी 2015 एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन क्लिंट बार्टन बटा हॉकाई मिशन इम्पॉसिबल दुष्ट राष्ट्र विलियम ब्रांट 2016 कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर क्लिंट बार्टन बटा हॉकाई आगमन इयान डोनेली 2017 पवन नदी कोरी लैम्बर्ट घर टॉमी पापौली कैमिया 2018 टैग जेरी पियर्स 2019 आर्कटिक कुत्ते स्विफ्टी मुख्य आवाज की भूमिका एवेंजर्स एंडगेम क्लिंट बार्टन बटा हॉकाई बटा रोनिन 2021 काली माई आवाज बिना श्रेय वाला कैमियो वापस घर लेफ्टिनेंट टिम्बर आवाज 2025 जागो मरे हुए आदमी डॉक्टर नेट शार्प डाक उत्पादन टेलीविजन वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 1995 घातक खेल लोमरी एक एपिसोड 1996 अजीब किस्मत जोजो पिकार्ड एक एपिसोड एक दोस्त का विश्वासघात साइमन टेलीविजन फिल्म 2015 में बर्ग ने अपने फिक्शन स्टूडियो फिल्म 44 के पूरक के रूप में नॉन फिक्शन स्टूडियो फिल्म 45 लॉन्च किया 31 2016 में बर्ग ने डीप वाटर होराइजन विस्फोट पर आधारित फिल्म डीप वाटर होराइजन का निर्देशन किया। बर्ग ने निर्देशक जेसी चंदोर की जगह ली, जो रचनात्मक मतभेदों के कारण फिल्म से बाहर हो गए थे। 32 उसी वर्ष उन्होंने सीबीएस फिल्म्स की पैट्रियट्स डे का निर्देशन किया, जो बोस्टन मैराथन बम विस्फोट पर आधारित थी। 33 और अगले वर्ष एक्शन थ्रिलर माइल 22 फीट का निर्देशन किया। 34 तीनों फिल्मों में मार्क वाहलबर्ग ने अभिनय किया था। 2017 में बर्ग ने हुंडई के लिए एक महत्वाकांक्षी विज्ञापन का निर्देशन किया, जिसे सुपर बाउल एलआई के किक के बाद रिकॉर्ड किया गया और खेल के ठीक बाद प्रसारित किया गया। 35 उनकी फिल्म 44 कंपनी ने हाल ही में नेटफ्लिक्स के साथ एक फर्स्ट लुक डील पर हस्ताक्षर किए, जिसमें उनकी सबसे हालिया फिल्म स्पेंसर कॉन्फिडेंशियल की रिलीज देखी गई, जो वाहलबर्ग के साथ निर्देशक का 5वां सहयोग था। 36 2019 में बर्ग ने नेशनल फुटबॉल लीग के लिए एक ऐतिहासिक विज्ञापन का निर्देशन किया।
फुटबॉल प्रशंसकों ने एनएफएल के सुपर बाउल विज्ञापन के प्रीमियर के साथ एक और महत्वपूर्ण क्षण देखा, जिसका शीर्षक द 100 ईयर गेम था। 2 मिनट के विज्ञापन, जिसने एनएफएल के 100वें सीजन के जश्न की शुरुआत की, ने यूएसए टुडे के विज्ञापन मीटर में नंबर 1 स्थान हासिल किया। प्रकाशन ने इसे एनएफएल इतिहास के कई महान खिलाड़ियों के एक समूह द्वारा अभिनीत एक टूर डी फोर्स के रूप में वर्णित किया। 2024 में बर्ग ने घोषणा की कि वह द मॉस्किटो बाउल पुस्तक पर आधारित एक फिल्म पर काम कर रहे हैं। 38 व्यक्तिगत जीवन। 1993 में बर्ग की शादी एलिजाबेथ रोजर से हुई। उनका एक बच्चा है और 1998 में उनका तलाक हो गया। 39 जुलाई 2015 में बर्ग ने इंस्टाग्राम पर अपनी राय साझा करते हुए कैटलिन जेनर को आर्थर एश करेज अवार्ड से सम्मानित करने के ESPN के फैसले की आलोचना की। उन्होंने फेसबुक पर सेना के पूर्व सैनिक और दोनों पैरों से विकलांग ग्रेगरी डी गैडसन की एक तस्वीर जेनर के साथ पोस्ट की। मीम के कैप्शन में लिखा था, एक आदमी ने 2 पैरों के बदले दूसरे आदमी को 2 स्तनों के बदले 2 अंडकोश देने की आजादी दे दी। अंदाजा लगाइए कि किस आदमी ने वैनिटी फेयर का कवर पेज बनाया, जिसकी राष्ट्रपति ओबामा ने उसके साहस की प्रशंसा की और जिसे ESPN द्वारा आर्थर एश करेज अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। 41, 42, 43 मीम के लिए आलोचना किए जाने के बाद बर्ग ने बाद में कहा, मैं कैटलिन जेनर का बहुत सम्मान करता हूं और मैं समानता और हर जगह ट्रांस लोगों के अधिकारों का प्रबल समर्थक हूं। मेरा यह भी मानना है कि हम अपने साहसी लौटने वाले युद्ध के दिग्गजों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते हैं, जिनमें से कई ने हमारे देश और हमारे सिद्धांतों के लिए अपने शरीर और मानसिक स्वास्थ्य का बलिदान दिया है। सिद्धांत जिनमें उत्पीड़न या दुर्व्यवहार के बिना आप जो जीवन जीना चाहते हैं उसे जीने की स्वतंत्रता शामिल है। 44-45 फिल्मोग्राफी। पतली परत। वर्ष, शीर्षक, निदेशक, लेखक, निर्माता, नोट्स। 1998 बहुत बुरी बातें, हा नहीं, संगीतकार भी, वॉल्स कम डाउन। 2003 द रनडाउन, हा नहीं। 2004 शुक्रवार रात, लाइट्स, हा नहीं। 2007 राज्य, हा नहीं। 2008 हैंकक, हा नहीं। 2010 हारने वाले नहीं, हा नहीं। 2012 युद्धपोत, हा नहीं, हा। 2013 अकेला उत्तरजीवी, हा। 2016 गहरे पानी का क्षितिज, हा नहीं। देशभक्त दिवस, हा नहीं। 2018 मील 22, हा नहीं, हा। 2020 स्पेंसर गोपनीय, हा नहीं, हा। कार्यकारी निर्माता पू 239 2006। लार्स एंड द रियल गर्ल 2007। हरक्यूलिस 2014। केवल निर्माता हेल और हाई वाटर 2016। विंड रिवर 2017। द बीस्ट TBA। अभिनय, भूमिकाएं। वर्ष, शीर्षक, भूमिका, नोट्स। 1988 शांत विजय, चार्ली वेडेमेयर की कहानी, पुलिसमैन। 1989 मंगलवार को, कभी नहीं एडी, चमत्कारी मील बैंड सदस्य। गौरव की दौड़, क्रिस वॉशबर्न। पीटर बर्ग, जन्म 11 मार्च 1964, एक अमेरिकी निर्देशक, निर्माता, लेखक और अभिनेता है। उनकी निर्देशित फिल्मों में ब्लैक कॉमेडी वेरी बैड थिंग्स 1998, एक्शन कॉमेडी द रनडाउन 2003, स्पोर्ट्स ड्रामा फ्राइडे नाइट लाइट्स 2004, एक्शन थ्रिलर द किंगडम 2007, सुपरहीरो कॉमेडी ड्रामा हैनकॉक 2008, सैन्य विज्ञान कथा युद्ध फिल्म बैटलशिप 2012, युद्ध फिल्म लोन सर्वाइवर 2013, आपदा ड्रामा डीप वाटर होराइजन 2016, बोस्टन मैराथन बम विस्फोट ड्रामा पैट्रियट्स डे 2016, एक्शन थ्रिलर माइल 22 2018 और एक्शन कॉमेडी स्पेंसर कॉन्फिडेंशियल 2020 शामिल है, जिनमें से बाद की 5 फिल्मों में मार्क वाहलबर्ग ने अभिनय किया है। इनमें से अंतिम 6 फिल्मों में कैमियो भूमिका के अलावा उन्होंने नेवर ऑन ट्यूजडे 1989, शॉकर 1989,
द लास्ट सेडक्शन 1994, द ग्रेट व्हाइट हाइप 1996, कॉपलैंड 1997, कॉर्की रोमानो 2001, कोलेटरल 2004, स्मोकिंग एसेस 2006 और लायंस फॉर लैम्प्स 2007 सहित कई फिल्मों में प्रमुख अभिनय भूमिकाएं निभाई है। टेलीविजन में बर्ग ने एबीसी सीरीज वंडरलैंड 2000 बनाई। उन्होंने एनबीसी सीरीज फ्राइडे नाइट लाइट्स 2006 से 11 विकसित की, जो उनकी फिल्म पर आधारित थी और जिसके लिए उन्हें 2 प्राइम टाइम एमी पुरस्कार नामांकन मिले। एक अभिनेता के रूप में उन्हें सीबीएस मेडिकल ड्रामा शिकागो होप 1995 से 99 में डॉ. बिली क्रोनक की भूमिका के लिए जाना जाता है। 2. प्रारंभिक जीवन। बर्ग का जन्म 11 मार्च 1964 को न्यूयॉर्क शहर में हुआ था। 1. वे लॉरेंस लैरी बर्ग 3 एक अमेरिकी मरीन और सैली नी विंकलर बर्ग के बेटे थे। 4. बर्ग के पिता यहूदी थे, जैसा कि उनके नाना भी थे। 5. उनकी मां ईसाई थीं। 6. अपनी मां के माध्यम से बर्ग लेखक H.G. बिसिंगर के दूसरे चचेरे भाई है, जिनकी पुस्तक फ्राइडे नाइट लाइट्स ने बर्ग की फिल्म और उसी नाम की टीवी श्रृंखला के लिए आधार प्रदान किया। 7. 8. 9. उनकी मां ने कैटलॉग फॉर गिविंग नामक युवा केंद्रित चैरिटी की एक गैरलाभकारी निर्देशिका की सहस्थापना की, और जब बर्ग बड़े हो रहे थे तब उन्होंने एक मनोरोग अस्पताल में काम किया। 10. उनकी एक छोटी बहन है, मैरी। पीटर चप्पाक्वा स्कूल सिस्टम के छात्र थे। 1980 में द टैफ्ट स्कूल से स्नातक होने के बाद 11 बर्ग ने सेंट पॉल, मिनेसोटा के मैक्लेस्टर कॉलेज में दाखिला लिया, जहां उन्होंने थिएटर कला और थिएटर इतिहास में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1984 में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 12. बाद में बर्ग अपने फिल्मी करियर को आगे बढ़ाने के लिए लॉस एंजिल्स चले गए। 12. आजीविका। लॉस एंजिल्स में अपने शुरुआती दिनों में बर्ग ने एक प्रॉप सहायक और ड्राइवर के रूप में ऐसी नौकरियां कीं। 13. बर्ग ने 21 जंप स्ट्रीट 12 में अभिनय किया और बाद में नेवर ऑन ट्यूजडे, मिरेकल माइल, रेस फॉर ग्लोरी, शॉकर, हार्ट ऑफ डिक्सी, टेल ऑफ टू सिस्टर्स और 1989 में गोइंग ओवरबोर्ड में अभिनय किया। 14. उन्होंने 1990 में जेन्युइन रिस्क 14 और 1991 में लेट फॉर डिनर और क्रुक्ड हार्ट्स में अभिनय किया। 12. 1990 के दशक की शुरुआत में वे फायर इन द स्काई एस्पेन एक्सट्रीम, अक्रॉस द मून और एफटीडब्ल्यू में दिखाई दिए। 14. 1992 में बर्ग को फिल्म ए मिडनाइट क्लियर में द्वितीय विश्व युद्ध के एक सैनिक की भूमिका निभाने के लिए पहचान मिली। 2. 1998 में बर्ग ने वेरी बैड थिंग्स के साथ अपने फीचर निर्देशन की शुरुआत की, जो जॉन फेवरयू, क्रिश्चियन स्लेटर, जेरेमी पिवेन, डैनियल स्टर्न और लेलैंड ऑर्सर अभिनीत एक ब्लैक कॉमेडी थी। टोरंटो और सैन सेबेस्टियन फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई इस फिल्म को मिली-जुली आलोचनात्मक प्रतिक्रिया मिली। 2000 में उन्होंने वंडरलैंड बनाया, जो एक पागलखाने में स्थापित एक नाटकीय टेलीविजन श्रृंखला थी। हालांकि एबीसी शो को शानदार समीक्षा मिली और एक पंथ का अनुसरण किया, यह रेटिंग देने में विफल रहा और इसे जल्दी से रद्द कर दिया गया। 2003 में बर्ग ने एक्शन कॉमेडी द रनडाउन का निर्देशन किया। ड्वेन जॉनसन और सीन विलियम स्कॉट अभिनीत इस फिल्म को आलोचकों से मिली-जुली समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर यह निराशाजनक रही। इसने अपने कथित $85 मिलियन के बजट में से केवल $80 मिलियन की कमाई की। 15. 2004 में बर्ग ने अपने तीसरे निर्देशकीय प्रयास फ्राइडे नाइट लाइट्स पर काम शुरू किया, जो बज बिसिंगर द्वारा लिखित द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर पर आधारित एक फुटबॉल फिल्म थी। 16. 2006 में बर्ग ने एनबीसी के पीबॉडी 17 और एमी पुरस्कार विजेता नाटक 18 फ्राइडे नाइट लाइट्स का विकास किया और इसके कार्यकारी निर्माता बन गए, जो किताब और बर्ग की इसी नाम की फिल्म से प्रेरणा लेता है, लेकिन इसमें एक मूल कहानी और नए किरदार है। 19. बर्ग टॉम क्रूज के साथ रॉबर्ट रेडफोर्ड निर्देशित
युद्ध फिल्म लायंस फॉर लैम्ब्स 2007 में लेफ्टिनेंट कर्नल फाल्को के रूप में दिखाई दिए। 20 बर्ग ने 2007 में द किंगडम का निर्देशन किया, जो सऊदी अरब में सेठ माइकल मान द्वारा निर्मित एक एक्शन राजनीतिक थ्रिलर है, जिसमें अकादमी पुरस्कार विजेता जेमी फॉक्स और क्रिस कूपर ने अभिनय किया। साथ ही जेनिफर गार्नर 21 भी थीं, जिनसे बर्ग की मुलाकात टेलीविजन श्रृंखला एलियास में दिखाई देने पर हुई थी। 22 बर्ग ने 2008 की फिल्म हैनकॉक का निर्देशन किया, जिसमें विल स्मिथ, चार्लीज थेरॉन और जेसन बेटमैन ने अभिनय किया, जिसने दुनिया भर में 600,000 मिलियन से अधिक की कमाई की। 23 बर्ग ने एलेक बाल्डविन के साथ हुलू के एक विज्ञापन का निर्देशन किया, जिसे द न्यूयॉर्क टाइम्स और टाइम दोनों ने सुपर बाउल XLII का सर्वश्रेष्ठ विज्ञापन बताया। 24 2009 में बर्ग ने फॉक्स टेलीविजन श्रृंखला वर्चुअलिटी के लिए 2 घंटे की एक पायलट फिल्म का निर्देशन किया। हालांकि शो को पूरे सीजन के लिए नहीं चुना गया था, पायलट को बेस्ट बाय के माध्यम से विशेष रूप से DVD पर रिलीज किया गया था। बर्ग ने 2009 में ESPN डॉक्यूमेंट्री 30 for 30 किंग्स रैंसम का भी निर्देशन किया। बर्ग ने द लूजर्स 2010 फिल्म का सहलेखन भी किया। 25 बर्ग ने साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म बैटलशिप 2012 का भी निर्देशन किया, जो बोर्ड गेम का लाइव एक्शन रूपांतरण था, और युद्ध फिल्म लोन सर्वाइवर 2013 मार्कस लुट्रेल की इसी नाम की किताब का रूपांतरण था। 26 वैरायटी के लेखक जस्टिन चांग ने कहा कि बर्ग ने लोन सर्वाइवर के साथ अब तक का अपना सबसे गंभीर काम किया है। 27 अगले वर्ष बर्ग ने 2014 की फिल्म हरक्यूलिस में निर्माता के रूप में काम किया, जिसे मूल रूप से ब्रेट रैटनर द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने से पहले उन्हें निर्देशित करना था। 28 2013 में बर्ग ने ESPN के मंडे नाइट फुटबॉल के लिए शुरुआती एनिमेशन अनुक्रम बनाया। 80 सेकंड के ग्राफिक में डार्थ वाडर, पैकमैन, राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और 44 वर्षों के फुटबॉल हाइलाइट्स शामिल थे। 29 2014 में उन्होंने HBO के द लेफ्टओवर्स के पहले 2 एपिसोड का निर्देशन किया। तो दोस्तों ये 2017 में हमें देखने को मिली थी। उस समय इस मूवी का बजट की बात कर ले तो $11 मिलियन में इसे बनाया गया था और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $45 मिलियन का इसने किया था। तो सुपर डुपर हिट ये रही थी। बाकी OTT पर ये अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाकर इसे देख पाओगे। बाकी मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन इसकी आपको बता दी है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में।